Hello everyone, once again welcome to Net Biology. In this video we will discuss about mitosis. हम बात कर रहे हैं सेल डिवीजन और सेल साइकिल की. सेल डिवीजन सेल साइकिल का ही एक पार्ट है. इससे पहले हमने सेल साइकिल का जो पहला फेज था और जो दूसरा फेज था दोनों के बारे में डिस्कस किया था. मेन फेज पहला फेज था इंटरफेज और दूसरा था एम फेज. एम फेज में इसे मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होता है. तो यहाँ पे हमने कई टाइप्स देखे थे. पहला टाइप था ए माइटोसिस, दूसरा था माइटोसिस एंड तीसरा था मियोसिस. 3 टाइप से डिवीजन होता है. इन 3 टाइप्स में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइटोसिस, क्योंकि ज्यादातर जो सेल्स होती हैं उनमें माइटोसिस की ही प्रोसेस होती है. हमारी जितनी भी सोमैटिक सेल्स हैं इंक्लूडिंग कुछ जर्माइनल सेल्स जो हैं उनमें भी माइटोसिस होता है. ठीक है, मियोसिस लास्ट मैच्योरेशन फेज है, वहां पे होता है. मल्टीप्लिकेशन फेज में फिर से माइटोसिस ही है जर्मिनल सेल्स में भी. तो माइटोसिस की प्रोसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे पहले हमने ए माइटोसिस देखा था जिसमें कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से सेल डिवाइड हो रही थी. वहां पे कोई स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं था और दोनों में इक्वल डिवीजन भी नहीं हो रहा था. जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी इक्वली डिवाइड नहीं हो रहा था, है ना. हमने ये सारी चीजें देखी थी. अब इस वीडियो में हम माइटोसिस के बारे में देखेंगे और इसकी कुछ फेजेस भी देखेंगे, सब फेजेस. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. माइटोसिस. माइटोसिस को दूसरे शब्दों में इनडायरेक्ट डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं. इक्वेशनल डिवीजन इसलिए क्योंकि यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो पाता है, और ये इनडायरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे पहले स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है, फिर उसके बाद जो पोल्स होते हैं वहां तक पुल किया जाता है क्रोमोसोम्स को. ये सारी प्रोसेस होती है इसमें. तो यहाँ पे इनडायरेक्ट डिवीजन है. इससे पहले हमने ए माइटोसिस देखा था, वहां पे वो डायरेक्ट डिवीजन था और इक्वेशनल भी नहीं था. तो ये एक इक्वेशनल डिवीजन है जहाँ पे इक्वल अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूट होता है. दोनों सेल्स इक्वल मटेरियल को, इक्वल सेल कंपोजिशन को गेन करती है. ठीक है. माइटोसिस जो शब्द है इसमें माइटोस का मतलब होता है स्पिंडल या थ्रेड, क्योंकि यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन होता है. स्पिंडल फॉर्मेशन क्या है और स्पिंडल किस तरीके से हेल्प करते हैं ये हम बात करेंगे, लेकिन ये कुछ इस तरीके के थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर है. यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर है जिनसे क्रोमोसोम्स आपस में चिपकते हैं और यही पुल करते हैं पोल तक क्रोमोसोम्स को. कुछ इस तरीके के स्पिंडल्स बनते हैं और ये सेंट्रियोल से निकलते हैं. इस तरीके के स्पिंडल्स आपने देखा होगा. यहाँ पे सेंट्रियोल है जैसे मान लीजिए, और एक सेंट्रियोल यहाँ पे है. तो यहाँ से ये स्पिंडल टाइप के बनते हैं और ये क्रोमोसोम्स से अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स इन्हीं से पुल होते हैं. क्रोमोसोम को अगर इक्वेटोरियल प्लेस में या जो इक्वेटर है उस लाइन में, मिडिल लाइन में प्लेस करना है या पोल्स की तरफ खींचना है तो यही इसमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं. ठीक है. ए माइटोसिस इसलिए उसका नाम था क्योंकि वहां पे थ्रेड फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, स्पिंडल नहीं बन रहे थे, इसलिए ए माइटोसिस. यहाँ पे माइटोसिस है मतलब यहाँ पे थ्रेड बनेंगे. और ओसिस का मतलब होता है स्टेट, कोई फेज. तो ये माइटोसिस ऐसी फेज है जहां पे स्पिंडल बनते हैं. माइटोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच वन सेल, मतलब पेरेंटल जो सेल है, मदर सेल भी इसे कह सकते हैं, डिवाइड्स एंड प्रोड्यूसेस 2 न्यू सेल्स. उनको डॉटर सेल्स कहते हैं. एक सेल से 2 जब नई सेल्स बनती है तो वो डिवीजन क्या कहलाता है? माइटोसिस. इनडायरेक्ट या इक्वेशनल या हिंदी में कहें तो समसूत्री विभाजन कहलाता है. ठीक है. जब एक सेल से 2 नई सेल्स बनती है तो, और वो दोनों ही सेल्स सेम कंपोजिशन को गेन करती है. माइटोसिस टेक्स प्लेस इन सोमैटिक सेल एंड ऑल्सो इन जर्माइनल सेल्स. जर्माइनल सेल्स में भी केवल मल्टीप्लिकेशन फेज के टाइम पे ये देखा जाता है कि माइटोसिस होता है. ठीक है. मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होता है, जो जर्म लाइन सेल्स होती हैं उनमें बहुत सारी सेल्स बनती है, उनमें क्या होता है, डिवीजन होता है. माइटोसिस डिवीजन होता है, उसके बाद वो सेल ग्रो होती है ग्रोथ फेज में, और उसके बाद मैच्योरेशन फेज में जाके मियोसिस होता है और गेमीट्स फॉर्म होते हैं. तो एक फेज ऐसी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और वहां पे माइटोसिस अकर हो रहा है. तो जर्मिनल सेल्स में भी माइटोसिस होता है एक फेज के टाइम पे, और बाकी जितनी सोमैटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस होता है. तो माइटोसिस सबसे मेन है. ए माइटोसिस भी हमने देखा था, कार्टिलेज सेल्स में होता था ए माइटोसिस भी, तो वो काफी कम है. एम्ब्रियो के टाइम पे भी होता है ए माइटोसिस, वरना माइटोसिस ही पाया जाता है. Produced 2 daughter cells are genetically identical and contains diploid number of chromosomes.
बेसिकली हमारे पास जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 46 क्रोमोसोम है। हमने नॉर्मली में यही होता है 46 क्रोमोसोम, यानी कि ये सारे पेयर में होते हैं, 23 पेयर्स। ठीक है, तो जिस समय ये डिवीजन होगा तो डिवीजन 2 सेल्स बनेगी एक सेल से, और दोनों ही सेम अमाउंट में कंटेन करती है। और इसका रीजन भी मैंने पहली वीडियो में बताया था, इससे पहले भी बताया था, एस फेज में भी इसमें डिस्कस किया था कि एस फेज में रेप्लिकेशन होने की वजह से जेनेटिक मटेरियल पूरा रेप्लिकेट हो जाता है, एकदम कॉपी बना देता है, तो वही कॉपी 2 सेल्स को मिलती है। ठीक है, लेकिन हम इस कंडीशन में, जिस टाइम पे उसके पास रेप्लिकेटेड डीएनए है, उस टाइम पे हम इसको 4n क्रोमोसोम्स नहीं कहेंगे, ये हमारे क्रोमोसोम्स है। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि जो कॉपीड डीएनए होता है या कॉपीड हम क्रोमोसोम मान लीजिए, वो उनका सेंट्रोमियर सेम है। हमने एक्स टाइप का बनाते हैं ना क्रोमोसोम्स को, कुछ इस तरीके का, तो यहाँ पे जहाँ पे अटैच हो रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, वो पॉइंट एक ही है और ये सेंट्रोमियर कहलाता है। तो सेंट्रोमियर एक है, इसकी वजह से हम इसको 2 नहीं गिनते, इनको एक ही गिनेंगे। ठीक है, इसलिए 23 ही होते, 23 पेयर्स ही होते हैं, 46 ही होते हैं, 92 नहीं होते। लेकिन जब सेपरेशन होगा तो सेपरेशन कुछ इस टाइप का होगा, एक सेल को एक क्रोमोसोम मिल जाएगा और एक सेल को एक क्रोमोसोम मिल जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से दो सेल्स सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल को कंटेन कर पाती है। बिकॉज ऑफ माइटोसिस ऑर्गेनिज्म डेवलप्स इन साइज। अगर हम साइज में डेवलप हो रहे हैं, पहले हम जाइगोटिक फेज में रहते हैं, जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं उसके बाद जाइगोटिक फेज आती है, फिर मोरोला, ब्लास्टुला, गेस्टुला, ये सारी फेजेस आती हैं। फिर हमारे जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो डेवलप होते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये सारी प्रोसेस माइटोसिस के थ्रू ही तो है। जाइगोट से मोरुला स्टेज में पहुंचने में भी बहुत सारी सेल डिवाइड होती है, सेल साइज में बढ़ती है, फिर डिवाइड होती है, 1 से 2 सेल, 2 से 4, ऐसे करके सेल ग्रोथ होती है, और ऐसे करके ही ऑर्गेनिज्म बनता है। और ऑर्गेनिज्म बनने के बाद भी इसका जो डेवलपमेंट है उसके बाद आगे बढ़ेगा, डेवलपमेंट इसका बढ़ेगा, साइज में हम ग्रो करेंगे, तो वो भी किसकी वजह से हो पाता है? माइटोसिस, क्योंकि हमारी सोमैटिक सेल्स में माइटोसिस हो रहा है, सेल डिविजन हो रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, सेल की क्वांटिटी में ग्रोथ हो रही है, और उसकी वजह से हमारा साइज भी ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टेजेस इन माइटोसिस। माइटोसिस में कौन कौन सी स्टेजेस होती है? तो पहले भी हम देख चुके हैं एम फेज में। एम फेज 2 स्टेजेस में पूरा होता है। एम फेज यानी मल्टीप्लिकेशन फेज, या आप कह सकते हो माइटोटिक फेज, क्योंकि ज्यादातर माइटोसिस होता है। तो माइटोटिक फेज या एम फेज 2 स्टेज में डिवाइड थी, वैसे ही माइटोसिस भी 2 स्टेज में डिवाइड होगा, ए माइटोसिस भी 2 स्टेज में डिवाइड होगा, और मियोसिस भी 2 स्टेज में डिवाइड होगा। और वो 2 स्टेज कौन कौन सी थी? पहली थी कैरियोकाइनेसिस, जहां पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और दूसरी थी साइटोकाइनेसिस, जहां पे साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म जो फ्लूइड पोर्शन है वो डिवाइड होता है, और फिर जाके 2 सेल्स बनती है। ये हम देख चुके हैं। यहाँ पे जो कैरियोकाइनेसिस है ये प्रोसेस थोड़ी लॉन्ग होती है। साइटोकाइनेसिस छोटी प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस बड़ी प्रोसेस है, जहाँ पे न्यूक्लियस डिवाइड होता है और जेनेटिक मटीरियल इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस में 4 सब फेजेस आती हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उनका सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली फेज है प्रोफेज, दूसरी फेज है मेटाफेज, तीसरी फेज है एनाफेज, और चौथी फेज है टीलोफेज। आई होप कि आपको ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये 4 फेजेस होती है और इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं 4 फेजेस में चेंजेस होते हैं, न्यूक्लियस डिवाइड होता है और जेनेटिक मटेरियल भी डिवाइड होता है। तो ये 4 के 4 फेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम केवल प्रोफेज के बारे में जानेंगे, आगे फिर नेक्स्ट वीडियोज में आपको मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, इन सब की डिटेल जानकारी मिल जाएगी कि क्या क्या इन फेजेस में होता है। ठीक है, तो ये था स्टेजेस ऑफ माइटोसिस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम है जिसके थ्रू यही चीज बताई गई है, स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड सेल डिवीजन। यहाँ पे इंटरफेज से स्टार्ट किया हुआ है। सबसे पहले इंटरफेज होती है, आपको पता है इंटरफेज में 3 नई फेजेस होती हैं, फिर से उसके डिवीजन में। पहली होती है G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। यहाँ पे सेल साइज में ग्रो होती है, डेवलप होती है, एक्यूमुलेट करती है कुछ मटेरियल को, रॉ मटेरियल को, ताकि डिवीजन के लिए जो हेल्पफुल हो सके, और डीएनए रेप्लिकेशन भी यहाँ पे होता है एस फेज में। इसके बाद इंटरफेज के बाद सेल जाती है प्रोफेज में। प्रोफेज भी 2 टाइप की होती है,
एक तो अर्ली इनिशियल स्टेज और दूसरी होती है लेट प्रोफेज। प्रोफेज यहाँ पे सबसे लॉन्गेस्ट फेज मानी जाती है। प्रोफेज के बाद फिर मेटाफेज आती है। मेटाफेज के बाद, मेटाफेज क्या है, इस वीडियो में हम केवल और केवल प्रोफेज के बारे में जानेंगे। मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज या साइटोकाइनेसिस क्या है, ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। मेटाफेज स्टेज के बाद फिर आती है एनाफेज, फिर एनाफेज के बाद टीलोफेज, और टीलोफेज के जो लास्ट चरण होते हैं, लास्ट जब टाइम होता है तो वहीं पे से साइटोकाइनेसिस भी स्टार्ट हो जाता है। जैसे टीलोफेज का लास्ट फेज चल रहा है तो वैसे ही साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लग जाता है। फिर लास्ट में साइटोकाइनेसिस कंप्लीटली होके 2 नई डॉटर सेल्स बनाता है। तो ये पूरा एक सेल साइकिल चलता है। तो एक साइकिल टाइप का दिख रहा होगा, सारे स्टेजेस और सारे फेजेस आपको दिख रहे होंगे। ये केवल माइटोसिस का है, मियोसिस में थोड़ा अलग होता है, ठीक है। और एमाइटोसिस का भी सेम इसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पे ये स्पिंडल्स नहीं बनते हैं और इनका एग्जैक्ट सेम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता है, स्पिंडल नहीं बनते हैं और सिर्फ कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ठीक है। तो एमाइटोसिस थोड़ा अलग है, फिर माइटोसिस थोड़ा अलग है और मियोसिस इससे भी थोड़ा अलग है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले प्रोफेज से स्टार्ट करते हैं कि प्रोफेज में अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज, इनमें क्या क्या चेंजेस होते हैं एक सेल के अंदर, ठीक है। ये फेजेस किसकी है, केवल न्यूक्लियस डिवीजन की, यानी कि कैरियोकाइनेसिस की ही ये फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट प्रोफेज। प्रोफेज क्या है, पहले प्रोफेज के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इट इज द फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट सब फेज और स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज है, या पहली सब फेज है, जहां पे क्या होता है, यहाँ पे कंडेंसेशन का काम होता है। इन दिस फेज डीएनए और क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंसेस। इन दिस फेज डीएनए और क्रोमैटिन थ्रेड का कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन होने का मतलब है जो इसकी क्या होगी, कॉम्पैक्ट फॉर्म बनेगी। पहली वाली कंडीशन अगर हम बात करें डीएनए की, तो नॉर्मली जो सेल होती है उनके पास जो डीएनए होता है वो क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में होता है। मतलब जो डीएनए है वो काफी लॉन्ग है और इसको अगर सिंपली हम इसको ऐड करना चाहें न्यूक्लियस के अंदर तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये पूरी इसको जगह नहीं मिल पाएगी। तो उसके लिए क्या होता है, क्रोमैटिन थ्रेड के रूप में ये मिलता है। एक थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर है जहां पे डीएनए जो है वो हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड में कॉइल होता है, ठीक है। तो ये वाली जो फॉर्म होती है इसकी, ये कॉम्पैक्ट, उतनी हाईली कॉम्पैक्ट या हाईली कंडेंस फॉर्म नहीं होती है, ये सेमी कंडेंस फॉर्म है। अब ये सेमी कंडेंस फॉर्म हाईली कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट होगी जब क्रोमोसोम्स बनेंगे। तो यही चीज यहाँ पे होती है, क्रोमोसोम्स दिखते हैं। नॉर्मली सेल्स में क्रोमोसोम नहीं दिखते, क्रोमोसोम केवल और केवल सेल डिवीजन के टाइम पे ही आपको दिखेंगे, ठीक है। तो पहले क्या होता है, क्रोमैटिन, और क्रोमैटिन थ्रेड के बाद क्रोमोसोम्स फॉर्म होते हैं बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। और ये चीज कहाँ होती है, केवल प्रोफेज में। तो पहले बात कर लेते हैं अर्ली प्रोफेज की, मतलब इनिशियल टाइम पे क्या क्या चेंजेस होते हैं। इनिशियल टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड अदर मेम्ब्रेन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स एंड न्यूक्लियोलस स्टार्ट डिसअपियरिंग। सबसे पहले स्टार्टिंग हो जाती है डिसअपियर होने की। जो अदर मेम्ब्रेन्स होती है, जैसे गोल्जी बॉडी की मेम्ब्रेन है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है, डिसोसिएट होने स्टार्ट हो जाती है। न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीटली नहीं होते हैं लेकिन स्टार्ट हो जाते हैं डिसअपियर होना। और उसके बाद केवल और केवल न्यूक्लियस के अंदर का मटीरियल यानी कि जेनेटिक मटीरियल ही बचता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले सब चीजें डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद जो क्रोमैटिन थ्रेड है वो भी कंडेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले वो सेमी कंडेंस फॉर्म में है, फिर वो हाईली कंडेंस फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। किस फेज में, अर्ली प्रोफेज में, इनिशियल टाइम पे। द सेंट्रियोल मूव्स टुवर्ड्स अपोजिट पोल। अपोजिट पोल की तरफ एक सेल है, सेल के अपोजिट पोल की तरफ, क्योंकि सेल में अब कुछ नहीं बचता, बाकी चीजें डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाती है। तो जो सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट हो जाते हैं एस फेज में, ठीक है। एक सेंट्रियोल है उसके 2 बन जाते हैं, जैसे डीएनए रेप्लिकेट हुआ वैसे ही एस फेज में सेंट्रियोल भी रेप्लिकेट हो जाते हैं, ये भी देखा था हमने। और ये केवल एनिमल सेल्स में मिलते हैं। सेंट्रियोल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की वजह से स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो पाता है। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं मिलते, लेकिन स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन के लिए कुछ स्पेशल टाइप के माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलते हैं, कुछ स्पेशल टाइप का मैकेनिज्म, कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा ही जिसकी वजह से स्पिंडल बनेंगे। लेकिन यहाँ पे सेंट्रियोल एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल नहीं है, कोई अदर सेल ऑर्गेनेल हो सकता है जिसकी वजह से स्पिंडल बनते हैं।
ये भी हम देखेंगे कि उनमें क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल इधर और एक सेंट्रियोल इधर, दोनों ही ये पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे। पहले ये बीच में थे, इनका रेप्लिकेशन हो रहा था, ये एक दो बीच में थे, तो ये क्या होने लग जाएंगे, फिर पोल्स की तरफ मूव करने लग जाएंगे और फिर यहाँ से ये स्पिंडल्स या थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर बनाएंगे जो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को फिर मूव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है। द स्मॉल फाइबर्स बिगिंस टू फॉर्म, These are made up of microtubules. Microtubules की बात हमने की थी लास्ट में, जब G2 फेज चलती है तो वहां पे ट्यूबुलिन प्रोटीन फॉर्मेशन होना लगता है ना, ट्यूबुलिन प्रोटीन बनने लगती है। और ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं ये साइटोस्केलेटन का ही एक पार्ट है। मतलब साइटोस्केलेटन जो है बॉडी सेल के अंदर जो सारे के सारे ऑर्गेनेल्स को उसके स्थित स्थानों तक रखती है, उसके जो प्लेस है वहां तक उसको एकदम स्टेबल मेंटेन करके रखते हैं ये साइटोस्केलेटन। वो साइटोस्केलेटन के प्रोटीन ही, ये वो साइटोस्केलेटन ही आगे चल के फिर स्पिंडल बनाते हैं, क्योंकि बाकी चीजें तो डिसअपियर हो चुकी है, तो ये साइटोस्केलेटन हेल्प करते हैं मूवमेंट में क्रोमोसोम की। ठीक है। तो जो स्मॉल फाइबर्स हैं वो अर्ली फेज में स्टार्ट हो जाते हैं बनना, जो सेंट्रियोल है वहां से फाइबर्स बनेंगे तो स्मॉल स्मॉल फाइबर्स बनने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे इनका साइज में ग्रोथ आती है और फिर स्पिंडल बनाते हैं। ठीक है। तो अर्ली फेज में ये इनिशियल चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस है। क्या क्या है, पहले तो सारी मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है, क्रोमैटिन थ्रेड कंडेंसिएशन होने लग जाता है स्टार्ट, और फिर सेंट्रियोल भी मूव करते हैं और स्मॉल फाइबर्स भी इनसे निकलने लगते हैं। ये था अर्ली फेज। अब लेट प्रोफेज में क्या होता है, लेट प्रोफेज को दूसरे शब्दों में प्रोमेटाफेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके बाद मेटाफेज स्टार्ट होने वाली है, तो उससे पहले की फेज है, इसको प्रोमेटाफेज कहते हैं। इन दिस फेज न्यूक्लियर and other membranes and nucleolus completely disappears. पहले में तो स्टार्टिंग हुई थी डिसअपियर होने की, अब यहाँ पे ये कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है। और क्या होगा, क्रोमोसोम्स हाईली कंडेंस फॉर्म हो जाएगी क्रोमोसोम्स की इनटू एस शेप। अब ये एस शेप क्यों है इसके बारे में भी हमने बात की थी, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स की कॉपी भी है ना, डीएनए की कॉपी है, तो वो क्रोमोसोम जब बनता है तो वो एस शेप एक्स शेप का लगता है। एक क्रोमोसोम ये मान लीजिए, ये एक आर्म है क्रोमोसोम की ये वाली, और एक दूसरी आर्म ये वाली है, और पहली आर्म ये वाली, तो दो आर्म एक साथ जुड़ जाएंगी और एक पॉइंट पे जुड़ेंगी। तो ये स्ट्रक्चर बनता है क्रोमोसोम का जब ये कंडेंस हो जाते हैं, और हम इनको इजिली देख पाते हैं बाय द माइक्रोस्कोप। ठीक है। डीएनए को ऐसे नहीं देख सकते, लेकिन जब ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में बन जाते हैं तो ये इजिली दिख जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स बिकम्स लॉन्ग एंड अटैचेस टू क्रोमोसोम। अब ये स्पिंडल जो बने थे, जो स्मॉल फाइबर्स इनिशिएट हुए थे बनना, वो अब लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब लॉन्ग टाइप के थ्रेड टाइप के बन जाते हैं और अटैच हो जाते हैं किसके साथ, क्रोमोसोम्स के साथ। स्मॉल फाइबर्स अराइजेस फ्रॉम सेंट्रियोल आर कॉल्ड एस्टर्स। कुछ स्मॉल फाइबर्स भी सेंट्रियोल से अराइज होते हैं और इन स्मॉल फाइबर्स को एस्टर कहते हैं। ठीक है। और लॉन्ग वाले को स्पिंडल कहेंगे। अब यहाँ पे डायग्राम है अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज का। अर्ली प्रोफेज में हमने क्या क्या देखा था, अर्ली प्रोफेज में क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं कंडेंस होना। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये हाईली कंडेंस फॉर्म नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग हो गई है कि ये कंडेंस हो जाए। जो सेंट्रियोल है वो भी पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट हो चुके हैं और इनसे स्मॉल स्मॉल ये ट्यूब्यूल टाइप के या थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर भी निकलने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। स्पिंडल अपैरेटस बनना स्टार्ट हो गया है, स्पिंडल फाइबर्स क्या होने लग गए हैं, स्टार्ट हो गए हैं बनना। क्रोमैटिन थ्रेड भी कंडेंस होने लग गए हैं, और एक और चीज देखी थी हमने, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, ये भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डिसअपियर होना ये स्टार्ट हुए हैं। अभी ये पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं है, केवल इनकी स्टार्टिंग हुई है डिसअपियर होने की। ठीक है। क्रोमोसोम्स मेड ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड्स वही है। ठीक है। जो एक्स क्रोमोसोम हमने बात की थी ना, एक्स शेप के लगते हैं, इस तरीके के क्रोमोसोम्स दिखते हैं, तो ये जो दो आर्म्स हैं ये एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। एक आर्म ये और एक आर्म ये, जहाँ पे अटैच है। अगर कोई क्रोमोसोम्स किसी एक सेंट्रोमेयर से अटैच है, दो क्रोमोसोम, तो वो एक दूसरे के सिस्टर क्रोमैटिड्स कहलाते हैं। ठीक है। तो ये बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये स्पिंडल फाइबर्स जो थे वो लॉन्ग होने लगते हैं, ग्रो हो जाते हैं साइज में। कुछ छोटे छोटे भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। इन छोटे छोटे जो
स्पिंडल फाइबर्स हैं, स्पिंडल फाइबर्स इनको नहीं कहेंगे, छोटे छोटे जो थ्रेड्स हैं इन सेंट्रियोल से निकल रहे हैं वो थ्रेड्स एस्टर कहलाते हैं और लॉन्ग वाले स्पिंडल हैं। और ये स्पिंडल आपको दिख रहा होगा क्रोमोसोम से भी अटैच हो गए हैं। यहाँ पे कुछ लिमिटेड अमाउंट में क्रोमोसोम दिखाए गए हैं, वैसे हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। तो 23 पेयर्स क्रोमोसोम यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल आपको 4 क्रोमोसोम दिख रहे होंगे। और ये इनके यहाँ पे जिससे अटैच है ये दो, यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो, ये क्या है सिस्टर क्रोमैटिड्स, इन सब में ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। यही आगे चल के डिवाइड होंगे और दो सेल्स दोनों ही सेल्स को इक्वल अमाउंट में मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं, होते 46 हैं। अपने दिमाग में ये रखिए कि 46 के साथ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे केवल 4 है, ऐसा मत समझिए कि केवल 4 ही होते हैं। और ये फिर अटैच हो जाते हैं और आपको कंप्लीटली दिख रहा होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और अदर मेम्ब्रेन्स पूरी टोटली डिसअपियर हो चुकी है। यहाँ पे भी डिसअपियरिंग दिखा रहा है, लेकिन इसके बाद लेट प्रोफेज और मेटाफेज स्टार्ट होने तक ये पूरी तरीके से कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है। अदर सेल ऑर्गेनेल्स भी आपको डिसअपियर दिख रहे होंगे, तो ये सारा डिसअपियर हो जाता है। तो ये होता है प्रोफेज के टाइम पे, ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज है। इसके बाद आएगी मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं, फिर एनाफेज में, एंड लास्ट में टीलोफेज, और उसके बाद साइटोकाइनेसिस और पूरी तरीके से सेल डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेटाफेज की। Thank you so much.